हेलो इंजीनियर्स, मैं संदीप सैनी स्वागत करता हूं आप सभी इंजीनियर्स का सिविल क्वांटिटी सर्वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इंजीनियर्स, आज हम लोग देखेंगे बीबीएस के कुछ बेसिक के बारे में। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, बेसिकली क्यों हम लोग प्रिपेयर करते हैं, क्या इसका एडवांटेज रहता है, और थोड़ी बहुत हम लोग कैलकुलेशन भी जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग सारी की सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक लेक्चर है। अगर आप लोगों को एडवांस सारी चीजें जाननी है तो आप लोग हमारे इस कोर्स को, क्वांटिटी सर्वे कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स अवेलेबल रहेंगे। और जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें आपको कंप्लीट एज पर ड्राइंग, एज पर फील्ड, जो हमारा फील्ड पे किस तरीके से हम लोग डिडक्शंस वगैरह कंसीडर करके चलते हैं, कौन कौन सी डिडक्शन हम लोग साइट पे कंसीडर करते हैं, क्या क्या हम लोगों की जो डिडक्शंस है, जो हम लोग, अगर हम लोग ऑफिस प्रोफाइल पे वर्किंग है तो हम लोग उस टाइम पे क्या क्या डिडक्शंस को कंसीडर करते हैं। तो सभी चीजों में आपको जितनी भी चीजें हैं बीबीएस की, वो सभी चीजें आपको एक्सेल पे और मैनुअली दोनों ही तरीके से कैलकुलेट करना बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे कि बीबीएस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बीबीएस क्यों जरूरी होता है, किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं बीबीएस, ये सभी चीजें हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है? सबसे पहले अगर आप लोगों को यही नहीं पता है कि बीबीएस में होता क्या क्या है, किस तरीके से हम लोग बीबीएस प्रिपेयर करते हैं। मान लो आप किसी भी इंटरव्यू के लिए गए हो और इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है और क्या पर्पस होता है हमें प्रिपेयर करने का, तो आप लोग वहां पे क्या है, ब्लैंक हो जाओगे बिल्कुल ही। ठीक है, माइंड में आपके कुछ भी चीजें, जैसे आप कुछ भी सोच के भी अगर जवाब देने की कोशिश करोगे और जब तक आपको नहीं पता है तब तक आप कुछ आंसर ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या पर्पस होता है बीबीएस बनाने का। तो बार बेंडिंग शेड्यूल इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट बार। ठीक है, अब क्या है, बीबीएस जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक बार का कट लेंथ निकालते हैं, किस एंगल पे वो बार मुड़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ बार, क्या लोकेशन है, कहाँ पे हमें बार की प्लेसिंग करानी है। टाइप्स ऑफ बार, कि कौन कौन सा टाइप जो है वो हम लोगों को यूज करना है बार में। ठीक है, बार का कौन सा टाइप है जो हमें यूज करना है अपनी साइट पे। साइज ऑफ बार, कट लेंथ निकाल के हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि क्या साइज है बार का। तो ये सारी चीजें है। कटिंग लेंथ ऑफ बार, नंबर ऑफ बार, कटिंग लेंथ जो बार होता है हमारा उसका, देखो स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है बार का, 12 मीटर का होता है। तो साइज ऑफ बार क्या है, कितने डायामीटर का हमें बार चाहिए, वो हम लोग साइज ऑफ बार में देखेंगे। और कटिंग लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो हम लोग सारी चीजें देखेंगे। अब इसी के साथ में कितने नंबर ऑफ बार्स हमारे लगेंगे, वो सभी चीजें हैं। बेंडिंग डिटेल, किस एंगल पे आपका सरिया मुड़ रहा है उसकी पूरी की पूरी बेंडिंग डिटेल्स हम लोग देखेंगे। टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी आएगी, कितना टन सरिया हमारे होल प्रोजेक्ट में लगेगा, तो वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब इसी के बाद में आ, साथ ही में इसमें आगे है एडवांटेजेस ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। बीबीएस बनाने के क्या एडवांटेज होते हैं? देखो, हम लोग कोई भी अगर शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं, मान लो अगर हम एस्टिमेशन बना रहे हैं, तो एस्टिमेशन से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि कितना हमारा मटेरियल, लेबर, मशीनरी वगैरह कंज्यूम होगा। तो बीबीएस बनाने से भी हम लोगों को क्या बेनिफिट होगा कि हम लोग अपनी साइट पे वेस्टेज को प्रिवेंट कर सकेंगे, वेस्टेज नहीं होने देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि बीबीएस बना के कि टोटल जो हमारा प्रोजेक्ट के अंदर स्टील है वो कितना लगने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कॉस्ट होगी। ठीक है, तो उसी से क्या होगा, जब हमारे हमें पता होगा सारी चीजें कि हमारा कितना स्टील, कितना बार्स हमारा यूज होगा साइट पे, तो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर या फिर कोई भी है पर्सन, अगर अगर मान लो बाय चांस साइट पे चोरी होती है
या फिर एक्स्ट्रा स्टील यूज किया जाता है, तभी तो आप लोग समझ पाओगे, उसे आप रेक्टिफाई कर पाओगे कि कितना स्टील यूज होना था बट एक्चुअल साइट पे कितना यूज हुआ है, तो वेस्टेज कितनी हुई है। ठीक है, तो वेस्टेज प्रिवेंशन होती है हमारी बीबीएस बनाने से। बेटर आपका एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है बीबीएस। कंप्लीट बीबीएस से क्या होता है, बेटर एस्टिमेशन बनता है हमारा। ठीक है, अब बेटर एस्टिमेशन कैसे होगा, देखो जब हमें सारी चीजें पता होंगी ऑलरेडी पहले से ही कि कौन कौन सी चीज हमारी कितनी लगने वाली है, तभी तो हमारा क्या है, वेस्टेज प्रिवेंट होगा, तभी तो कॉस्ट जो है वो हमारा सेव होगा। ठीक है, अब इसी के बाद में बीबीएस अगर आपने बनाया हुआ होगा तो साइट पे जो हम लोग हर मंथ जाके या फिर 15 डेज में जो भी आपकी साइट के अकॉर्डिंग जो ऑडिटिंग होती है उसे आप ऑडिट कर पाओगे। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, अब इट एनेबल्स इजी एंड फास्ट प्रिपरेशन ऑफ बिल्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। क्या करता है, साइट जो आपकी बिल्स है, बिल के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज है उनको आपने रेक्टिफाई पहले ही कर लिया है। ठीक है, तो क्या है, ये आपका इजी और फास्ट कर देता है किस चीज को, जो हमारे पास क्लाइंट का या फिर कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्स लगाते हैं उसमें जितने भी उन्होंने रीइंफोर्समेंट का बिल लगाया हुआ है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, अब इसी के साथ में नेक्स्ट आता है हमारा why steel is used as reinforcement bar। देखो क्या होता है, जो हमारा स्टील होता है, टीएमटी जो बार आता है हमारे पास साइट पे, ठीक है, टीएमटी बार का जो अगर हम लोग बात करें कि जो, देखो कंक्रीट की अपनी कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट की में टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए स्टील का यूज करते हैं। ठीक है, और जितना आपका बेंडिंग मूवमेंट हमारा कंक्रीट का बनता है, लगभग लगभग स्टील का भी जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वही सेम आपका रहता है। ठीक है, तो उसको वो क्या करेगा, जब हमारा कंक्रीट मान लो स्लैब है, स्लैब पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका कुछ बेंडिंग मूवमेंट बनेगा। जब वो ज्यादा बेंड होगा तो क्या होगा, नीचे से हमें क्रैक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बार क्या करता है, उसी बेंडिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है और कंक्रीट के अंदर क्रैक्स बिल्ड नहीं होने देता है। ठीक है, जब हम उस पर लोड डालते हैं तो किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर पे जो बेंडिंग मूवमेंट बनता है उस बेंडिंग को फेलियर होने से प्रिवेंट करता है। अब इसमें क्या है, गुड ग्रिपिंग और गुड बॉन्डिंग विद कंक्रीट। टीएमटी बार ही देखो गुड ग्रिपिंग और बॉन्डिंग, कैसे ग्रिप बनाएगा, कैसे बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जो हम लोग सरिया यूज करते हैं, जो हम लोग बार्स यूज करते हैं, उसमें क्या होते हैं, रिब्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, कंक्रीट के साथ में अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं। तो मैं आपको एक इमेज के थ्रू क्लियर कराता हूँ किस तरीके से रिब्स दिखते हैं। देखो यहाँ पे रिब्स जो होते हैं हमारे, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके हो सकते हैं। कहीं पे स्क्वायर बना हुआ पैटर्न आपको मिलेगा, कहीं पे पूरा सर्कल बना हुआ मिलेगा, कहीं पे हेलिकल वाला पैटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, रिब्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टोटल टोटल बार के ऊपर वर्टिकल रिब्स भी होंगे और इस टाइप के ये स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या फिर ये सर्कुलर, हेलिकल, इन शेप्स के भी आपको रिब्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है, बेटर बॉन्डिंग, जो बेटर बॉन्डिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्टील। ठीक है, और स्टील के अंदर जो रिब्स होते हैं वो और अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं। और रिब्स हम लोग क्यों देते हैं टीएमटी बार में, प्लेन बार हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं, रिब बार ही क्यों यूज किया जाता है। देखो वो एक तो बॉन्डिंग अच्छी बना के रखता है कंक्रीट के साथ, दूसरी बात जब हम उसको ओवरलैपिंग करते हैं, एक बार को दूसरे बार के साथ में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वहां पे जब हम उसको टाई करेंगे बार को, तो वो स्लिप भी नहीं होने देता है बार को। ठीक है, अब क्या है, गुड स्ट्रेंथ फॉर इकोनॉमिक डिजाइन। इकोनॉमिक डिजाइन अगर हमें चाहिए तो उसके अंदर क्या है, गुड, अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आरसीसी स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन और हायर ड्यूरेबिलिटी। देखो
टीएमटी बार के अंदर आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमारे साइट पे टीएमटी बार यूज हो रहा है तो उसके अंदर कार्बन कंटेंट 0.3% से लेकर मैक्सिमम 0.3% होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जितना ज्यादा स्टील के अंदर कार्बन होगा रस्टिंग उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम आपका जो कार्बन कंटेंट होगा टीएमटी बार के अंदर वो मैक्सिमम 0.3% का रहेगा। ठीक है, 0.3% का रहेगा। अब जितने ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा रस्टिंग हो गई, उसकी वेल्डिंग जब हम लोग अगर करेंगे तो वेल्डिंग के अंदर भी क्या होता है, कार्बन होता है। तो क्या होगा, कार्बन कंटेंट और ज्यादा बढ़ेगा तो रस्टिंग और ज्यादा होगी, तो वेल्डिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है। और साथ ही साथ में प्लास्टिसिटी, ठीक है, बेंडिंग वो हार्ड हो जाएगा अगर उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है। देन उसके बाद में गुड बेंडेबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड शेप्स। अगर आपका 0.3% से ज्यादा होगा तो बेंडिंग पे आपको बेंडिंग के टाइम पे दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन है उतना स्टिफ होने लग जाएगा, आपका हार्ड होने लग जाएगा बार। ठीक है, और जितना कम कार्बन कंटेंट रहेगा उतना ही आपका ड्यूरेबल भी रहेगा और बेंडिंग करने में भी आसानी होगी। तो इसीलिए क्या है, हम लोग हमेशा कम कार्बन कंटेंट वाला ही स्टील यूज करते हैं, मैक्सिमम 0.3% तक। ठीक है, अब इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट बार्स। तो ये जो बार्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, जैसे FE250 हो गया, FE415 हो गया। तो ये क्या है, ये बार्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स है। ठीक है, तो FE250 हो गया, जनरली हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं 500 और 550D या फिर 550। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, टाइप्स है, जैसे FE250, FE415, FE500, 550, 600, 415D, 550D, 500D। तो ये क्या है, ये सारे ग्रेड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बार्स के। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा कि हम लोग किस तरीके से यूनिट मतलब कितना हमारा केजी आएगा, बार कितना केजी होता है पर मीटर केजी के अंदर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है D²/162। डी स्क्वायर जो होता है वो रहता है हमारा डायामीटर का स्क्वायर, डायामीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 करते हैं तो हमारा वेट पर मीटर फाइंड आउट हो जाता है। अगर हमारा 8 डाया का सरिया है तो हम क्या करेंगे, डायामीटर स्क्वायर 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 162, तो रनिंग मीटर वेट आ गया हमारा 0.395 kg। ठीक है, इसी तरीके से 10 mm का है, D² डी क्या है 10 है, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 162, ये आ गया आपका 0.617 kg पर मीटर। ठीक है, 12 mm का इसी तरीके से 0.889 kg आता है, 16 mm का 1.580 kg आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट बार्स जो है जिसके डायामीटर डिफरेंट डिफरेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो उसका वेट। ठीक है, पर मीटर वेट आपका कितना आएगा। ठीक है, अब इसके साथ में नेक्स्ट आता है, जब भी हम लोग सरिये को मोड़ते हैं तो उसके लिए हमें बेंड डिडक्शन करना होता है। तो बेंड कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो होता है आपका 90 डिग्री का, 45 डिग्रीज का, 180 डिग्री पे और 135 डिग्री पे। तो सबसे पहले 45 डिग्री जो आता है, और बीबीएस में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमें एक्सटर्नल एंगल कंसीडर करना है, कहीं आप लोग ये इंटरनल एंगल वाला कंसीडर मत कर लेना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये इंटरनल एंगल नहीं कंसीडर करना है, हमें ये एक्सटर्नल एंगल हमेशा कंसीडर करना होता है। तो अगर आपका सरिया 45 डिग्री पे बेंड हो रहा है तो 1D हम लोग डिडक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है तो 2D करेंगे, और 135 डिग्री पे होगा तो 3D, और अगर 180 पे होगा तो 4D। ये हमारी डिडक्शंस होती है। यहाँ पे जो D होता है वो होता है डायामीटर ऑफ बार। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लियर कवर। ठीक है,
क्लियर कवर और इफेक्टिव क्लियर कवर। क्लियर कवर क्या होता है, देखो सरिया हमारा एक्सपोज ना हो, दिखे ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आउटर मोस्ट लेयर पे ये हमारे बार्स है, ठीक है, तो बार से इतना हम लोग एक्स्ट्रा कंक्रीट कास्ट करते हैं ताकि जो बार्स है वो हमारे विजिबल ना हो। अगर बार्स हमारे विजिबल होंगे तो क्या होगा, रस्टिंग होगी, रस्टिंग होगी तो क्या होगा, हमारे कंक्रीट जो है वो वहां से पील ऑफ हो सकता है, मतलब उखड़ के हट सकता है। तो इसीलिए क्या है, हम लोग क्लियर कवर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्लियर कवर के बाद में और एक और चीज हमेशा आपको बीबीएस में ध्यान रखना है, जो भी आप लोग कैलकुलेशन करोगे जिस भी स्ट्रक्चर की, चाहे फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, कोई भी किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर का, तो आप लोगों को हमेशा सबसे पहले डिडक्ट करना है क्लियर कवर, ठीक है, क्योंकि ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है जिसमें हम लोग क्लियर कवर नहीं माइनस करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, जैसे फुटिंग, फुटिंग के अंदर हम लोग 50 का लेते हैं और बॉटम में हम लोग 75 का भी क्लियर कवर कंसीडर करते हैं, ठीक है। कॉलम में 40 आउटर मोस्ट कवर जो होता है, बीम में 25 का कवर हम लोग बीम में प्रोवाइड करते हैं, स्लैब है, स्लैब में 20 भी करते हैं और 25 का भी करते हैं। स्टेयर केस है, स्टेयर केस में 15 से लेके 25 तक हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं। कोई भी आपका छज्जा वगैरह है, जो आरसीसी सनशेड वगैरह होती है, 15 का, ठीक है। इसी तरीके से पाइल फुटिंग है अगर, तो पाइल फुटिंग में 60 से लेके 75 तक का हम लोग क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। पाइल कैप है, पाइल कैप में 60 से लेके 75 तक का हम लोग क्लियर कवर देते हैं, ठीक है। ये क्लियर कवर आपको वैसे ड्राइंग में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन ये जो स्टैंडर्ड्स है इनके अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हो क्लियर कवर, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड कोड, आईएस कोड जो होते हैं हमारे, तो देखो आईएस कोड 456/2000 जो होता है, ये हमारा प्लेन और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए यूज होता है। आईएस कोड 2502/1963 है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग। अगर सरिया हमें बेंड कराना है और फिक्स कराना है तो 2502 यूज होगा। आईएस कोड 5529/1969 है, डिटेलिंग रिइंफोर्समेंट का, जो आरसीसी वर्क में होता है हमारा रिइंफोर्समेंट जो होता है उसकी डिटेलिंग के लिए है। आईएस कोड SP34 है, जो आपका कंक्रीट रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग के लिए होता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये एक हैंडबुक है जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, तो कंक्रीट रिइंफोर्समेंट डिटेल से रिलेटेड रहता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है सिंबल्स। सिंबल्स जो हमें ड्राइंग में प्रेजेंट होते हैं, देखो अगर ये डायामीटर का सिंबल है तो इसका मतलब क्या है, प्लेन और राउंड बार हमारा वहां पे लगेगा, ठीक है। या फिर ये क्या है, टीएमटी बार्स में भी आपको ऐसे डायामीटर का साइन मिल जाएगा। उसके बाद में ये स्क्वायर, प्लेन स्क्वायर बार हमारा जहां पे यूज होगा वहां पे ये इस तरीके का सिंबल होगा। हैश का सिंबल है तो डिफॉर्म्ड बार है, ठीक है। एट द रेट है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे बार्स हैं उनके बीच में स्पेसिंग कितनी है, तो उसका आपका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के लिए एट द रेट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, रीडिंग प्रैक्टिस ऑफ फुटिंग ड्राइंग। इसके लिए अगर आपको देखना है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप लोग और भी हमारे चैनल पे जो वीडियोस हैं बीबीएस से रिलेटेड, उसमें आप लोग देखोगे तो वहां पे आपको एक्सप्लेन डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी कि फुटिंग की, कॉलम की ड्राइंग्स को हम लोग किस तरीके से रीड करते हैं और बार्स वगैरह हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रीडिंग प्रैक्टिस ऑफ फुटिंग ड्राइंग। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये है हमारा प्लान व्यू, ठीक है। ये क्या है, प्लान व्यू, और प्लान से हमें क्या मिलता है, हमेशा लेंथ और विड्थ, और ये है हमारा सेक्शन व्यू। तो सेक्शन से क्या मिलेगा हमें, हाइट, डेप्थ या फिर थिकनेस। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसमें,
हमें बार्स का कैलकुलेशन करना है, तो बार्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फुटिंग के शेड्यूल को देखेंगे। जहां पे बीबीएस की ड्राइंग अलग से आती है, तो बीबीएस की ड्राइंग में आपको ये शेड्यूल मिलेगा। और कहीं जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है, एक ही जगह पे आपको डिटेलिंग मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फुटिंग शेड्यूल जो है, यहाँ पे फुटिंग का आपका आईडी है कि कितने टाइप की आपकी फुटिंग है, फिर नंबर ऑफ फुटिंग, सेम फुटिंग कितनी नंबर्स है, ठीक है, लेंथ विड्थ क्या है, डेप्थ क्या है, और बार्स की डिटेल अलोंग विद एक्स और अलोंग विद वाई। तो फुटिंग के अंदर आपका एक्स बार मतलब मेन बार और वाई बार मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, तो ये आपका रहेगा इसमें। अब इसमें अलोंग विद एक्स जो है वो बोल रहा है 10 mm सेंटर टू सेंटर 150 mm रहेगा। ठीक है, और वाई वाले में क्या है, 10 mm सेंटर टू सेंटर 150 ही है। इसी तरीके से F2 फुटिंग में देखो 12 डाया का है, 150 mm सेंटर टू सेंटर, और वाई वाले में भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम ही है। ठीक है, और इसी तरीके से F3 फुटिंग का भी यहाँ पे आपको डिटेल गिवन है। ठीक है, और इसी तरीके से बार्स वगैरह का कट लेंथ फाइंड आउट करना है। तो जो भी हमारी फुटिंग है, फुटिंग के साइज को हम लोग देखेंगे, उसमें से क्लियर कवर माइनस करके हमें क्या करना है, सरिये का कट लेंथ मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है तो बेसिक के अकॉर्डिंग ही हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आपको इन डिटेल डेप्थ में अगर जानना है, पूरी की पूरी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, तो आप लोग हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कंप्लीट डिटेल में बेसिक से लेके एडवांस सभी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी। ठीक है, अब इसी के साथ में नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम में हमें क्या मिला हुआ है, ये हमारा फ्रंट से सेक्शन कटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में राइट साइड में आपको प्लिंथ बीम का सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे डिटेलिंग हमें गिवन है, 2 बार्स है, Y12 स्ट्रेट बार्स हमें गिवन है। ठीक है, और बॉटम वाले में भी 2 बार्स है स्ट्रेट 12 डाया के। अब ये Y भी मेंशन है, तो Y मतलब होता है यील्ड। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना आप लोग, Y हो चाहे डायामीटर का सिंबल हो, वो आपका बार के डायामीटर के लिए ही शो करता है आर्किटेक्ट। ठीक है, अब इसी के बाद में नेक्स्ट आता है हमारा शेप्स ऑफ बार। तो शेप ऑफ बार डिफरेंट बहुत सारे शेप होते हैं, तो कुछ शेप का मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपको ये बेंड बार अगर दिखेगा, इसमें शेप क्या है, ये शेप हमारी बन रही है, तो जनरली आपको ये फुटिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग कट लेंथ कैसे निकालेंगे, तो कट लेंथ निकालेंगे ए प्लस एल प्लस बी। ए क्या है ये, एल क्या है ये, और बी क्या है ये। इसका डिटेल लेक्चर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग जल्दी से जाओ और चैनल में और भी वीडियोस हैं बीबीएस से रिलेटेड, उनको आप देख सकते हो, अच्छे से डिटेल में पूरा का पूरा लेक्चर्स है। ठीक है, आप लोग उसे फॉलो करो, उससे आपको और भी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब एल क्या है, एल हमारा ये है, और बी क्या है, बी ये है। तो ए इन तीनों को ऐड कर दिया हमने, माइनस में बेंड डिडक्शन, बेंड हमारा कौन कौन सा बनेगा, यहाँ पे एक बेंड बन रहा है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का, और एक बनेगा हमारा ए वाले साइड पे ये 90 डिग्री का। तो 2 हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, बेंड डिडक्शन क्या रहेगा, 2 × 2D, दिस प्लस दिस। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट आता है, अगर सिंगल साइड पे ही आपका ये एल है, सिर्फ ये एल टाइप का बार है, तो इसके लिए क्या होगा, ए प्लस एल माइनस सिंगल बेंड का डिडक्शन 2D ओनली। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ये हमारा कनेक्टिंग बार है, या फिर इसे हुक बार भी बोलते हैं, तो ये जो हुक है ये मिनिमम रहना चाहिए 75 mm का। ठीक है, 75 mm कहाँ से, ये यहाँ से लेके 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रहना चाहिए मिनिमम 75 mm। ठीक है, और अगर
75 mm या फिर 10D, यहाँ से यहाँ तक पूरा 10D रहना चाहिए। तो ये आप 10D या फिर मिनिमम 75 mm हमें हुक में प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और इसकी ये जो स्ट्रेट लेंथ आती है मुड़ने के बाद में, ये मिनिमम आपको 6D रखनी होती है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स है, इसको आप चेक कर सकते हो, हमारे चैनल पे और भी वीडियोस है, उसमें आपको और डिटेल में मिल जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, कहीं पे अगर हमारा क्रैंक बार यूज हो रहा है तो क्रैंक बार के लिए देखो, टोटल लेंथ में हम लोग ऐड कर देते हैं 0.42D, ठीक है। 0.42D ईच क्रैंक के लिए हम लोग लेंथ में ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो अगर कहीं पे हमें कॉलम वगैरह आ रहा है हमारा, और कॉलम के अंदर अगर सॉरी बीम आ रहा है, बीम के अंदर अगर हमारा क्रैंक बार आएगा, तो उसमें जो ये एंडिंग पोर्शन बन रहा है हमारा, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में देखो एल बन रहा है, ठीक है। तो अब ये जो एल है ये क्या है, यहाँ पे आपका ये कॉलम है और ये दूसरी साइड कॉलम है। तो बीम में अगर आएगा तो इसमें हमारी डेवलपमेंट लेंथ बनेगी, और अगर स्लैब में आएगा तो हमारी कोई डेवलपमेंट लेंथ नहीं बनती है, ठीक है। तो ये बीम में है तो बीम के लिए डेवलपमेंट लेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसका कट लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल स्पैन की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ ऐड कर देंगे, ठीक है। और प्लस में 0.42D, 0.42D इंटू 2, क्योंकि दो बार हमारा क्रैंक आ रहा है दिस और दिस, ठीक है। और यहाँ पे जो डी रहेगा, ये जो डी रहेगा, ये हमारा डेप्थ ऑफ बीम या फिर डेप्थ ऑफ स्लैब, जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्रैंक बार प्रोवाइड कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर का डेप्थ, ठीक है। चाहे वो बीम है या फिर आपका स्लैब है। तो स्लैब रहेगा तो टॉप कवर बॉटम कवर माइनस करके जितना डेप्थ आएगा वो हम लोग बी में वैल्यू पुट करेंगे, और जितना हमारा अगर बीम में आ रहा है तो बीम में जितना भी हमारा बॉटम और टॉप का कवर होगा उसे माइनस करके जो भी डेप्थ आएगा वो हम लोग बी में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है हमारा 0.42D। अब यहाँ पे दो हमारी डेवलपमेंट लेंथ बनेगी, तो डेवलपमेंट लेंथ कितनी होती है, 50D से लेके 54D, ठीक है। और अगर हमें बीम में टॉप बार्स पे प्रोवाइड करना होता है तो 48D भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग 50D कंसीडर करते हैं। अब 50D में D की जो वैल्यू होगी वो डायामीटर ऑफ बार रहेगा, तो 2 × LD, इससे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल पूरा का पूरा कट लेंथ निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग स्लैब की बात करें तो स्लैब के अंदर हमारा ये LD नहीं आएगा, एंड टू एंड लेंथ हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, और वही हमारा सेम आप लोग कैलकुलेट करके देखना। कभी भी स्लैब में बिना क्लियर कवर माइनस करके फाइनल एंड टू एंड आप लेंथ कंसीडर करना, और 0.42D ऐड करके आप लोग एक अलग से कैलकुलेशन करना, जिसके अंदर आप स्लैब का कवर माइनस करना, ठीक है, स्लैब का क्लियर कवर माइनस कर देना, और उसमें 0.42D ऐड कर देना, और दोनों के बीच में आप लोग डिफरेंस देखना, ज्यादा नहीं, 10, 15, 20 mm का आपका डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस 5% हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका होता है जो हम लोग साइट पे फॉलो करते हैं, सीधी सीधी क्या करते हैं, एंड टू एंड लेंथ हम लोग ले लेते हैं स्लैब के केस में। बाकी बीम में आपको बीम में कैलकुलेट करना है तो बीम में जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो और भी बहुत चीजें हैं बीबीएस में, टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो जल्दी से इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी अभी वीडियोस हैं जो कि बीबीएस से रिलेटेड हमारी आने वाली है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना बेसिक फॉर्मूले के बारे में। तो बेसिक फॉर्मूला जो होता है, स्पेसिंग जो होता है, स्पेसिंग में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू रिइंफोर्समेंट बार, जो दो बार्स के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिंग। नंबर ऑफ बार्स क्या होते हैं,
नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालते हैं, देखो पूरे स्ट्रक्चर में स्लैब है, स्लैब में उस स्पैन पे, पर्टिकुलर स्पैन पे कितने हमारे नंबर ऑफ बार्स आएंगे। तो आप लोगों को ये कैसे फाइंड आउट करना है, देखो अपोजिट लेंथ, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वाली साइड के लिए बार्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें वर्टिकल वाले की लेंथ लेनी पड़ेगी अपोजिट लेंथ में, उसे डिवाइड कर देंगे हॉरिजॉन्टल बार के स्पेसिंग से और उसमें ऐड कर देंगे 1, तो इससे आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालना है हमें, तो स्टीरअप्स के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, क्लियर लेंथ ऑफ बीम, अगर बीम में दे रहे हैं तो क्लियर लेंथ, क्लियर लेंथ मतलब कॉलम के फेस से लेके दूसरे कॉलम के फेस तक, ठीक है, कॉलम के फेस से लेके दूसरे कॉलम के फेस तक डिवाइडेड बाय स्पेसिंग कर देंगे, तो इससे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन बीम। और अगर कॉलम में लेना है तो कॉलम के अंदर फ्लोर फिनिशिंग हाइट जो होती है बॉटम स्लैब के टॉप से लेके टॉप वाले स्लैब के बॉटम तक की हाइट डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1। अब कॉलम के अंदर हम लोग +1 क्यों करते हैं, क्योंकि ऊपर जो हमें सरिया कंटिन्यू करना है वहां पे भी हमारा एक स्टीरअप दिया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कॉलम की कैलकुलेशन में +1 करेंगे। और अगर जहां पे भी हमारा कॉलम खत्म हो जाएगा वहां पे हम लोग +1 नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट रहता है तो आप लोग 9315477756 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बात कर सकते हो कोर्स के एनरोलमेंट से रिलेटेड, या फिर इस कोर्स की जानकारी लेनी है, डेमो क्लास अटेंड करनी है, तो वो सभी चीजों की डिटेल्स आपको इस नंबर पे कॉल करके मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग और चीजें जानेंगे, नई नई चीजें जानते रहेंगे, ठीक है। तो नई चीजें देखने जानने के लिए आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक, फॉलो अप और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन।